हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम वर्णमाला की तीसरी क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ में। तो आप डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस को देखते रहें और इस प्लेलिस्ट को पूरा करें। जब आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है, हिंदी का एक भी क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं, आपको कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं लेनी, बस पूरा समर्पण देना है और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, समझे। तो सबसे पहले आज हम बात करने हैं वर्णमाला। जो वर्णमाला है दोस्तों, वर्णमाला की क्लास नंबर 3 यानी पार्ट 3 बोल सकते हैं आप इसको, पार्ट 3 बोल सकते हैं, पार्ट 3 पार्ट नंबर 3 पर बात करने वाले हैं। और क्लास भी ये 3 है, पार्ट भी 3 है और ये क्लास भी 3 है। ठीक है, ये क्लास भी 3 है, तो और उस पर लिखा भी 3 रहेगा, थंबनेल पे आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमने जो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि का और फा ऐसे जो वर्ड होते हैं, जैसे जा, ठीक है, तो इसमें जो बिंदी लगाई जाती है, ये बिंदु जो है वो कहाँ पर लगाया जाता है, ये बिंदु यहाँ पर लगाया जाता है, ये यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है। तो जा का मतलब जैसे हम जाना बोलते हैं, तो सिर्फ जाना बोल देते हैं, जाना। लेकिन इसमें जब हम ज बोलेंगे तो इसको ज बोलते हैं, ज ज ऐसे करके, ज फिरोज, फिरोज। तो जब हम फिरोज लिखेंगे, फिरोज, फिरोज, तो फिरोज, फिरोज को सही लिखने का अर्थ ये होगा, ये एक फारसी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है। तो ये जो है देखिए, इसमें जा लग जाएगा तब फिरोज सही होगा। अगर हम इसमें ये जो बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये जो है सही नहीं होगा। इसके बाद में ठीक ऐसे ही जब हम जो है, जैसे हम जैसे और कोई वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कफ। एक तो कफ ऐसा होता है, ठीक है, एक तो कफ ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं जैसे एक लिखते हैं हम कफन, कफन, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर हम ये वाला फा लिखेंगे तो इसको फ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ, 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 यानी वो जैसी ध्वनि इससे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन वर्णों को यूज किया जाता है। और आपने डा डलिया के यहाँ के नीचे भी देखा होगा, का खा गा गा गिया, तो वहां पर ये वाला वर्ड आता है। और कुछ नीचे भी आता है, जैसे डलिया, ढा ढक्कन, और ये डा डलिया जो होती है इसके नीचे भी वर्ड आते हैं। तो इस तरीके के बिंदु जो होते हैं वो आपको एक तरीके से समझने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये क्लास जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, जिससे पहली वाली क्लास है। तो अब मैंने ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया ताकि लिंक बना रहे क्लास का, ठीक है, आपको पता रहे कि उसके बाद ही पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग रहेगा। तो आज का मेन हेडिंग जो है वो क्या है, वो है आपका स्वरों का वर्गीकरण। यहां पर हम लिखते हैं स्वरों स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वरों के वर्गीकरण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन कौन से स्वर के वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जब स्वर की बात आए तो देखिए छोटे आ से स्टार्ट होते हैं स्वर। छोटा आ हुआ, उसके बाद में बड़ा आ, उसके बाद में छोटी ई, उसके बाद में बड़ी ई, उसके बाद में छोटा ऊ, उसके बाद में बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका ऋषि, उसके बाद में ऋषि, या फिर मैं ऋषि को इधर लिख देता हूं यहीं पे, ये ऋषि हो गया। ठीक है, ये ऋषि। अब ऋषि के बाद में फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, छोटी ए, छोटी ए, यहां पर देखिए छोटी ए, फिर बड़ी ए। ठीक है, बड़ी ए के बाद में फिर यहां पर आ जाएगा आपका छोटा ओ, छोटा ओ के बाद में बड़ा ओ। ठीक है, बड़ा ओ, बड़ा ओ के बाद में दो और आते हैं जिनको छोटी अंग या बड़ी अंग बोलते हैं, लेकिन वो जो है अनुस्वार होते हैं। वो क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। वो हम जो है आगे आपको बताएंगे उनके बारे में। ठीक है, तो अब जो है
ये आप देख लें कि ये वाले जो स्वर हैं जो इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको लिखवा दिए। उसके बाद में स्वरों को हम जो है स्वरों को डिफाइन करते हैं। स्वरों को तीन जो है तरीके से डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नंबर एक, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो है, मात्रा के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर जो है क्या हम स्वरों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मात्रा के आधार पर, ठीक है, इस चीज को आप लिख लें, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर देखिए तीन तरीके को होते हैं। तीन तरीके के कौन कौन से होते हैं? नंबर वन देखिए, ये जो है नंबर फर्स्ट यहां पर मैं लिखवा दे रहा हूं। नंबर वन कौन सा? जैसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर होता है नंबर वन, ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर जो होता है इसको लघु स्वर भी बोलते हैं, इसको हम लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु स्वर, ठीक है, लघु स्वर भी बोलते हैं। अच्छा, लघु स्वर के बाद में इसको जो हम एक स्वर और बोलते हैं, इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी ये स्वर होते हैं, छोटे स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब छोटे, लघु मतलब छोटा, ठीक है। तो जो छोटे जो स्वर होते हैं उनका क्या है, उन पर सब पर एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब एक ही मात्रा होगी तो आप एक मात्रा लगाएंगे, जब ओ की मात्रा होगी तो आप एक मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और जो है इसी तरीके से जो है आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से जो है इसको बोलते हैं एक मात्री स्वर, ठीक है। तो एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, एक मात्रिक स्वर ये हो जाएगा। इसके अलावा अब जो है हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, जैसे सेकंड। सेकंड, तो सेकंड क्या होता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, क्या? दीर्घ स्वर, ठीक है। अच्छा, दीर्घ स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर में दूसरा क्या बोलेंगे? इसको दूसरे नाम क्या बोलेंगे? बड़ा स्वर भी होता है। ये छोटा बड़ा हो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये लघु होता है, तो ये दीर्घ यानी बड़ा, लघु दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, तो ये बड़ा स्वर होता है, ठीक है। इसको बड़ा स्वर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा मैं एक और बोलूं, एक और इसको नाम बोल देना चाहें तो ये द्विमात्रिक स्वर होता है। क्या होता है? द्विमात्रिक स्वर होता है। क्या होता है? द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर होता है, द्विमात्रिक स्वर होता है। इसके बाद में कौन सा होता है? इसके बाद में कौन से आते हैं? उसके बाद में आते हैं नंबर तीन। नंबर तीन कौन से आते हैं? नंबर तीन आते हैं आपके प्लुत स्वर। कौन से? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन से आते हैं? प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर। नंबर तीन आते हैं प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर आते हैं। तो अब जो है हम देखिए आपको बताते हैं कि क्या कैसे किन का सीन होता है। तो देखिए एक मात्रिक स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो चार होते हैं। कितने? चार, चार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या, कुल संख्या जो होती है इनकी वो चार होती है, ठीक है। अब आप जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से? तो देखो, छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि, ये क्या होते हैं? ये जो है ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी लघु स्वर होते हैं। इसके अलावा में दीर्घ दीर्घ स्वर की बात करें तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? कुल संख्या इनकी कितनी होती है? कुल संख्या, तो इनकी कुल संख्या होती है सात। इनकी संख्या होती है सात। सात कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, बड़ा होता है बड़ा आ, और बड़ा आ के बाद में और क्या होता है? तो दोस्तों बड़ी ई, बड़ी के बाद में फिर इसमें होता है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद में छोटी ए, और छोटी ए के बाद में बड़ी ए, और बड़ी ए के बाद में छोटा ओ, और छोटा ओ के बाद में बड़ा ओ, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सात होते हैं। और अगर प्लस स्वर की बात करें तो प्लस स्वर में आपको हम आगे बताएंगे। जैसे ये ओम होता है, ओम, ओम बनाते हैं, तो जो तीन स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है उसको हम ओम कहते हैं। ओम हो, रोम हो, वो भी हो। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया होगा कि ये तीन तरीके के स्वर होते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो ये आप बना सकते हैं इस तरीके से चार्ट, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, तो मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम चलते हैं, ह्रस्व स्वर की हेडिंग डालिए। ह्रस्व स्वर की हेडिंग डालते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद में ह्रस्व स्वर की हेडिंग डालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आगे। तो दोस्तों
आप जो है आप लगे रहें, पढ़ाई करें अच्छे से भाई, तभी जो है जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि बिना रोए तो माता भी जो है बच्चे को दूध ना पिलाती, तो नौकरी कैसे मिल जाएगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा जी। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं ह्रस्व स्वर की। किसकी? ह्रस्व स्वर। तो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं, यहां पर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व को आपको यह भी पता होगा, ह्रस्व को क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। तो लघु, लघु के बाद में इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको भी डाल देंगे एक, या फिर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ह्रस्व, लघु, ह्रस्व एवं एक मात्रिक स्वर। अब ये बनेगी हेडिंग आपकी, ये हेडिंग है। अब इसमें इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम लिखना, इसके बारे में लिखना चाहेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे। इसका मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, तीन नाम है, तीनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि ये जो स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। ये चार होते हैं, चार। संख्या कितनी होती है? चार। यहां पर लिख देता हूं संख्या, संख्या। तो यहां पर संख्या कितनी होती है? चार। इसमें क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और उसके बाद में ऋषि। क्या होता है? ऋषि। तो ये जो है चार होते हैं। ठीक है, कितने? चार। इसके अलावा आगे अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। ठीक है, कौन से स्वर की? दीर्घ स्वर की। दीर्घ, इंजीनियर, दीर्घ स्वर। थोड़ा इधर आना। द्विमात्रिक दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो है देखते हैं यहां पर द्विमात्रिक स्वर। तो जिसके उच्चारण में यानी दो गुना समय लगे, इसको क्या बोलते हैं? जिसके उच्चारण में दो गुना समय लगे। ठीक है, हाँ, जिसके उच्चारण में दोगुना समय लगे, दोगुना, जिसके उच्चारण में दोगुना समय लगे। ठीक है, जिसके उच्चारण में दुगना समय लगे, क्या हो? दुगना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है एक द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में आगे क्या आने वाला है? आगे हम बात करने वाले हैं प्लुत स्वर। अब आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा कि ये कौन कौन से स्वर होते हैं, ये भी तो मन में आ रहा होगा डाउट कि ये कौन कौन से होते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से चौपाई, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे यानी दुगुना समय लगे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम द्विमात्रिक स्वर जो है। ठीक है, दीर्घ स्वर। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है, वो संख्या जो होती है आपकी, वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 7। कितनी? 7 संख्या होती है। इसके अलावा और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे अब मैंने इसमें 4 बताए थे, तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ, उसके बाद में ऋषि। तो यहां पर कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूं, बड़ा आ,
उसके बाद में बड़ी ई, और उसके बाद में बड़ा ऊ, उसके बाद में आपका होता है छोटी ए, उसके बाद में बड़ी ए, उसके बाद में जो है आपका छोटा ओ, और छोटा ओ के बाद में बड़ा ओ, ठीक है, बड़ा ओ। इस तरीके से यहाँ पर 7 जो है कौन से होते हैं, ये जो है दीर्घ द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इसके अलावा अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जब हम कोई दोहा, सोरठा, छंद जब जो है कैलकुलेट करते हैं, उसको जब हम गिनते हैं, तो उसमें एक जो उसको दर्शन चिन्ह बोलते हैं उसको, तो जो दर्शन चिन्ह होता है उसको एक पाई से गिना जाता है, यानी एक से गिना जाता है, ठीक है, डंडा से गिना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक स्वर को जब हम उसमें गिनते हैं तो ये 2 से गिना जाता है। कितने से? 2 से। ये ऐसे इसका मतलब होता है 2। इसका मतलब होता है हिंदी में वन मात्रा, ठीक है, एक मात्रा। और इसका मतलब होता है यानी 2 मात्रा, ठीक है, 2 मात्रा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्या इस चीज को समझ सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप चौपाई छंद में जैसे गिनते हैं ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो अब इसमें 14 चौपाई है, तो ये इस छंद में चौपाई है, तो चौपाई में 14 होते हैं, 16 होते हैं, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, गिनने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो है प्लुत स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर के बारे में, ठीक है। तो प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पर जो है अब हम बात करने वाले हैं। पहला नंबर हमने बात की लघु स्वर, दूसरा नंबर बात करी हमने कौन सा, दीर्घ स्वर। अब हम तीसरे नंबर पर बात करने वाले हैं, कौन सा, हम बात करने वाले हैं आपके प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर। प्लस स्वर आप इस वीडियो को 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं, अगर आपको ये लग रहा हो कि मतलब वीडियो बहुत जो है धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब जो है हम आगे बात करने वाले हैं किस चीज की बात करने वाले हैं आगे, प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर की जो हेडिंग जो होती है उसमें क्या है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर और कुछ से भी अधिक समय जो लिया जाता है, यानी जो दीर्घ स्वर होता है उससे भी थोड़ा सा अधिक समय लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर, जो संस्कृत के शब्दों से बना हुआ होता है लगभग, ठीक है। हाँ, जिसका संस्कृत में प्रयोग होता है। जैसे कि हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश ब्लैक से लिखता हूं। जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, ठीक है, अधिक समय लगे, ठीक है, उसके उच्चारण में धीरे से जो अधिक समय लगे। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है कि प्लुत स्वर इसमें किससे, देखिए जब हम लघु स्वर की बात ये थी कि उसके उच्चारण में कम समय लगे, ठीक है। उसके बाद में हमने द्विमात्रिक स्वर जब पढ़ा तो उसमें ये बात थी कि उसमें जो है ज्यादा समय लगे, दोगुना समय लगे, अधिक समय लगे। अब उसके बाद में ये जो कह रहा है कि द्विमात्रिक स्वर जो होता है हमारा, दीर्घ स्वर होता है, उससे भी अधिक समय लगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हमने बनाया यहां पर ओम, तो ये ओम जो है ओम, तो ये 3 स्वर इसमें आ रहे हैं, ठीक है, ओम, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे रोम है, तो इस तरीके से आप ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है, ओम रोम, ठीक है। इसके अलावा अब
आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम आगे बात करने वाले हैं जो है आगे हम बात करने वाले हैं जिह्वा के आधार पर स्वर, ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट बनाएं। तो दोस्तों धीरे धीरे अपना कारवां जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है, आप टेंशन फ्री रहें, लगे रहें, जुड़े रहें, आपकी जो है बहुत जल्दी ये सारी क्लासें जो है पूरी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और एक और चीज सबसे बड़ी बात अब जो है हम आपको बताने वाले हैं वो है आपकी जिह्वा के आधार पर स्वर। अभी हमने मात्रा के आधार पर स्वर पढ़े थे, अब हम पढ़ने वाले हैं जिह्वा के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर, ठीक है। हम अब पढ़ने वाले हैं जिह्वा के आधार पर स्वर। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा जो है स्वर आने वाला है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नंबर वन। तो नंबर 1 इसमें कौन सा होगा, इसको बोलते हैं अग्रस्वर। क्या बोलते हैं, अग्रस्वर। क्या बोलते हैं, अग्रस्वर, ठीक है। फिर हम नंबर 2 पे कौन सा पढ़ेंगे, इसमें नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं इसमें मध्य स्वर। कौन सा, मध्य स्वर। नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं इसमें मध्य स्वर। कौन सा, मध्य स्वर, ठीक है। फिर नंबर 3 पर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, इसमें नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे नंबर 3 पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर, ठीक है। ये जो स्वर है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है अब ये कैसे कैसे जो है डिफाइन होंगे, तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी हम चीज जानेंगे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम जानेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले देखिए कि जो स्वर जीव के अगले हिस्से से, अग्र स्वर का मतलब ये होता है कि जो भी स्वर जो होते हैं, ये जो स्वर होते हैं ये जीव के अग्र स्वर से जो है उच्चारित होते हैं, ठीक है। हाँ, ये जीव के अग्र स्वर से जो है उच्चारित होते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूं, लिखता हूं डेफिनेशन इसकी। जो जीव के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं, ठीक है, जो जीव के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये कौन कौन से होते हैं, ये भी तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये होते हैं कितने, 4, इनकी संख्या होती है 4। और 4 कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके छोटी ई, उसके बाद में बड़ी ई, ठीक है, ई, और उसके बाद में छोटी ए, और ये जो है बड़ी ए। ये जो चारों शब्द जो होते हैं, ये चारों जो वर्णमाला के जो शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, ये किससे वर्ड जो है किससे ये स्वर जो है किससे डिफाइन होते हैं, तो ये जो है जीव के अग्र भाग से जो है उच्चारित होते हैं, ठीक है। अब मध्य भाग से, जीव के अग्र मध्य भाग से उच्चारित होने वाले स्वर, ठीक है। तो ये जो है ये जीव के मध्य भाग से उच्चारित होने वाले होते हैं, ऐसे लिखो, होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब ये कितने होते हैं, अब आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं भैया 1। और ये कौन सा होता है, ये मध्य भाग से होता है, ये छोटा आ। छोटा आ जो है ये जीव के मध्य भाग से उच्चारित होता है। अब हम बात कर रहे हैं जीव के पश्च भाग से होने वाले यानी पश्च स्वर। तो जीव के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो हैं
ये जीव के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। ठीक है, जीव के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा आ, दूसरा होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके अलावा और कौन सा होता है, तो वो होता है आपका बड़ा छोटा ओ, उसके बाद में बड़ा ओ। ठीक है, इसके बाद में बड़ा ओ। तो ये कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं 5। ठीक है, 1 5। अब ये आप देख सकते हैं कि अग्र स्वर से जो अग्र स्वर कौन से होते हैं, तो ये होते हैं 4। कौन कौन से, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। इसके बाद में मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर होते हैं आपके कितने, 1। तो एक कौन सा है, छोटा आ। पंच स्वर कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके 5। कौन से, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद में छोटा हो, बड़ा हो, ये क्या है, ये सभी क्या है, पश्चर हैं। अच्छा, एक और चीज मैं समझा दूं आपको, जो अग्रस्वर होते हैं वो जीव के अगले हिस्से से जो है उच्चारित होते हैं, जीव के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं। और जो मध्य स्वर होते हैं वो जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। और जो आपके पश्च स्वर होते हैं वो जीव के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। जैसे हम जब आ बोलेंगे ना, आ, तो क्या हो रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। इसके बाद में जो है आपने देखा होगा कि हम बोलेंगे ई, तो कहां से आवाज आ रही है, ई अगले भाग से, अगले से आ रही है। लेकिन जब बोलेंगे हम ओ, तो कहां से आ रही है, अंदर से, ओ अंदर से आ रही है ना। तो ये इस चीज को हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं एक तरीके से, समझे ना। तो ये चीजें हमें देखती रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम आपको एक अगला डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं लाइन में। तो क्या लिखना है आपको, कि जिह्वा के आधार पर वर्गीकृत हो तो ऋषि को क्यों शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्यों ऋषि को शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चीजें आपको लिखवाते हैं। कि जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो ऋषि को क्यों शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब आपको दिखाएंगे कि ऋषि का सीन क्या है। अब आपको दिखाएंगे जैसे ऋषि का मतलब यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। देखिए, जब हम लिखेंगे ऋषि तब तो ये ऋषि आएगा ही। इसके अलावा जब हम लिखेंगे ऋण, तो देखो ऋण में भी आएगा। जब हम लिखेंगे रिद्धि, तो देखो रिद्धि में भी यूज होगा। इसके बाद में जब हम लिखेंगे सृष्टि, ठीक है, तो सृष्टि में भी यूज होगा। देखिए, सृष्टि में भी यूज हो जाता है आपका। ठीक है, ये घृणा लिखेंगे तो घृणा में भी यूज होगा। ठीक है, इस तरह के वर्ड में ये यूज होता है। ठीक है, इसकी ध्वनि क्या आती है, इसकी ध्वनि की बात करें हम, तो इसकी ध्वनि जो होती है, ध्वनि कौन सी होती है, वो री की ध्वनि होती है। री की किसकी ध्वनि होती है, री की ध्वनि होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो है कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो 10 होती है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 10। कितनी, 10 होती है, 10। ठीक है, ये यहां से लगा 10 होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, उच्चारणों के आधार पर जो है 10 होती है। तो अब आप कह रहे होंगे कौन कौन सी होती है, तो 5 और 4
9 और 1 10, हो गई ना 10। 5 और 1 6 और 4 10। तो ये 10 जो है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है, यानी छोटा, छोटी, छोटिए, बड़िए, ठीक है, बड़िए, बड़ी, बड़िए, ठीक है। इसके अलावा छोटा, बड़ा, छोटू, छोटाऊ, बड़ाऊ, उसके बाद में छोटाऊ, बड़ाऊ, ऐसे करके मतलब यानी अनुस्वार नहीं होते हैं इसमें, और जो है ऋषि नहीं होता है, ठीक है। 13 स्वर होते हैं एक तरीके से कहा जाए तो 13 में से 3 नहीं होते हैं, उसके बाद में 10 होते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं आगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों कि मुख खुलने के आधार पर जो है हम स्वर बात करेंगे, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। हाँ, किसके बारे में बात करने वाले हैं? मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। स्वर, तो आप जो है क्लास में जुड़े रहें, इस बात की गारंटी है कि जो है आप जो है एक तरीके से अपनी हिंदी को यहां से पूरा एकदम सटीक तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये निचोड़ है, कई किताबों पढ़ने, कई किताबों का निचोड़ है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हवाबाजी हो, ठीक है। हाँ, हवाबाजी नहीं है। अब नंबर 3 हम बात करने वाले हैं आज। हमने सबसे पहले किस पर बात करी? हमने सबसे पहले मात्रा के आधार पर पढ़े स्वर, उसके बाद में हमने फिर जिह्वा के आधार पर पढ़े। अब हम मुख खुलने के आधार पर पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने जो है, जब हमने जिह्वा के आधार पर हमने स्वर पढ़े तो आपने देखा होगा हमने अग्र स्वर पढ़ा, हमने पश्च स्वर पढ़ा, मध्य स्वर पढ़ा। जब हमने मात्रा के आधार पर जब स्वर पढ़े थे तो हमने क्या पढ़े थे? स्वर, ह्रस्व स्वर पढ़े, दीर्घ स्वर पढ़े, ठीक है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, प्लुत स्वर, ये चीजें हमने पढ़ी। अब आगे आने वाले समय में अब हम पढ़ने वाले हैं मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। मुख मुख खुलने, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के, मुख खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण यानी प्रकार, एक तरीके से ये जो है आप इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इसमें ये कितने तरीके के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए पहला मतलब सबसे पहले बात करते हैं, देखिए नंबर 1। तो नंबर 1 कौन सा होता है? ये होता है आपका विव्रत स्वर, ठीक है। विव्रत, विव्रत स्वर, ठीक है। हाँ, विव्रत स्वर, ठीक है। विव्रत स्वर होता है, इसका मतलब होता है इसमें मुख जो है एकदम विव्रत की तरह बन जाता है, यानी पूरा खुला होता है। क्या होता है? पूरा खुला होता है, मुख पूरा खुला होता है। इसमें देखिए लिखते हैं हम, मुख पूरा खुला। तो ऐसा कौन सा स्वर होता है? तो अब उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसा कौन सा स्वर होता है? तो वो होता है बड़ा आ। बड़ा आ मान सकते हैं आप। जैसे कि जब हम बड़ा आ पढ़ेंगे तो आप बड़ा आ मन जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? आ, यानी पूरा मुंह खुल गया। छोटा आ ऐसे करेंगे ना तो पूरा मुंह खुलता है, तो इसको विव्रत स्वर बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा टाइप होता है आपका कौन सा? अर्ध विव्रत स्वर, जिसमें आधा मुंह खुलता है, ठीक है। अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है। अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर जो है ये कौन सा है? ये इसमें आधा मुख खुलता है, मुख आधा खुला, आधा खुला होता है इसमें। और जो है मुख आधा खुला मतलब क्या है कि ये कौन कौन से स्वर होते हैं? तो ये आपके होते हैं, देखिए छोटा आ, उसके बाद में छोटी ए, बड़ी ए, और बड़ी ए के बाद में बड़ा ओ। इसमें क्या होता है? इसमें मुख जो है आधा खुला होता है। क्या होता है? आधा मुख खुला होता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं तीसरा टाइप, 1 2 3,
ये होता है समवृत्त स्वर। कौन सा? समवृत्त, समवृत्त स्वर। ये समवृत्त स्वर में क्या होता है? समवृत्त स्वर का मतलब होता है दोस्तों कि मुख जो है लगभग बंद रहता है। इसमें क्या होता है? लगभग मुख बंद रहता है, लगभग मुख बंद रहता है, बंद, लगभग मुख जो है बंद रहता है इसमें। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से स्वर होते हैं? तो ये स्वर होते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद में होता है आपका छोटा ऊ, और उसके बाद में बड़ा ऊ। ठीक है, ओ ऊ ई, इसमें लगभग क्या है? मुख जो है लगभग बंद है। उसके बाद में अर्ध मुख बंद वाला जो होता है, अर्ध समृद्ध स्वर की बात करते हैं। किसकी? अर्ध समृद्ध स्वर। तो यहां पर लिखेंगे अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन सा जो है, कौन कौन सा होता है? तो अर्ध समृद्ध स्वर, तो अर्ध समृद्ध स्वर में इसमें क्या होता है कि मुख आधा बंद होता है। मुख जो है इसमें आधा बंद होता है, आधा क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, इसमें मुख खुला था, इसमें आधा बंद है। ठीक है, तो इसमें जो है अब कौन सा आएगा? इसमें आएंगे आपके स्वर कौन से आएंगे? छोटी ए और बड़ा ओ। ठीक है, छोटी ए और छोटा ओ, छोटी ए और छोटा ओ। ठीक है, छोटी ए और छोटा ओ, इसमें जो है क्या आएंगे? छोटी ए और छोटा ओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 स्वर हैं, 10 स्वर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये एक होता है आ, बड़ा, 3 और 4 और डी, तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जाति विभाजन क्या होता है। आपने सुना होगा कि जाति के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। तो जाति विभाजन क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले समय में। तो डालिए हेडिंग। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं नंबर, जैसे 3 हो गई है, अब हम नंबर 4 यहाँ पर हेडिंग डालने वाले हैं, जिसका नाम है जातीय विभाजन। ठीक है, तो जातीय विभाजन में क्या देखने को मिलेगा आपको कि जातीय विभाजन में हम सबसे पहले इसको 2 टाइप से हम जो है इसका जो है डिफाइन करेंगे। जातीय डिफाइन कौन सा? नंबर 1 सजाती, नंबर 1 सजातीय स्वर। ठीक है, और नंबर 2 विजातीय स्वर। ठीक है, विजातीय स्वर। अब ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस्वर, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वे स्वर जो एक जाति के हों, एक बेस्वर जो एक जाति के हों, एक जाति के हों। ठीक है, एक जाति के हों। हाँ ठीक है, एक जाति के हों। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे इसके अलावा जो है इसमें क्या है? विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर में क्या है? वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों, अलग अलग जाति के हों। ठीक है, अलग अलग जाति के हों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अलग अलग जाति के हों। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं क्या? अब हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों? तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये कौन कौन से स्वर होते हैं, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो हम अब आगे आपको बताते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है। वे सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं, वे सभी स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। ठीक है, हाँ, इन्हीं के आधार पर संधि आगे डिफाइन होती है। तो सबसे पहले मैं इसको हटाता हूं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, तो ये जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर जो है, अर्ध समृद्ध स्वर, ये सभी हम जो है पढ़ चुके हैं। जाति विभाजन जो है ये जो है डेफिनेशन मैंने इसकी लिखवा दी आपको।
अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, टेंशन ना लो आप, आपकी जो है हिंदी एकदम कंप्लीट होने वाली है। तो अब सबसे पहले मैं इधर यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, तो आपको दिक्कत ना हो कि यहाँ पर सजातीय 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 स्वर, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर यहाँ पर, ठीक है। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इधर विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, ठीक है, सजातीय स्वर और इधर विजातीय स्वर, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको इनकी लगभग लिखवा दी है, ठीक है। तो अब जो है हम ये वे स्वर होते हैं, ये वे स्वर होते हैं जो एक ही जाति के होते हैं। एक ही जाति का मतलब क्या होता है, एक ही जाति, एक जाति का मतलब ये होता है जैसे बड़ा आ है, ठीक है। अब बड़ा आ में अब इसको हम डिफाइन करेंगे, जब ओपन करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, ठीक है। इसमें छोटी बड़ी ई है जैसे, तो बड़ी ई में क्या होता है, छोटी ई प्लस छोटी ई, जब दो ई मिली तो क्या बन गई, बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ मान लो इसको, अब बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ दो बार मिले ऊ ऊ, यानी दुगना समय लिया इन्होंने, तो क्या बन गए, ये बन गए सजातीय स्वर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आने वाले अगले स्वर की बात करते हैं। देखिए अगला स्वर क्या है, वे स्वर हैं जो अलग अलग जो है क्या होते हैं, अलग अलग जाति के हों, ठीक है, वो वे स्वर जो अलग अलग जाति के हों, ठीक है, वही तो विजातीय होंगे। तो अब सबसे पहले मैं छोटी ए की बात करता हूँ, छोटी ए। तो छोटी ए कैसे बनती है, छोटी ए कैसे बनती है, तो इसमें क्या होता है, छोटा आ होता है प्लस में छोटी ई होती है। जब छोटा आ और छोटी ई जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, छोटी ए। इसके बाद में अब हम बात करने बड़ी वाली ए। बड़ी वाली ए क्या होती है कि इसमें जब छोटा आ और प्लस छोटी ई ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी ए। इसके बाद में छोटा ओ, अब छोटा ओ की बात करते हैं। तो छोटा ओ कैसे बनता है, तो इसमें सबसे पहले छोटा अ मिलता है, छोटा अ में क्या जुड़ जाता है, छोटा ऊ। जब छोटा अ और छोटी ऊ दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, छोटा ओ। इसी के बाद में अब हम बड़े ओ की बात करते हैं। तो बड़ा ओ कैसे बनता है, तो छोटा अ, छोटा ओ में जब छोटा ओ में छोटा ओ मिल जाता है, छोटा अ में छोटा ओ मिल जाता है तो क्या बनता है, बड़ा ओ। तो ये क्या है ये क्या है दोस्तों, ये जो है क्या है, ये जो है विजातीय स्वर होते हैं जो अलग अलग जाति से बने होते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, अब मैं आपको लिखता हूं कि इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ये यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हैं, ये आपने देख लिए हैं। तो अब जो है दोस्तों यहां पर जो है आपके इतना जो है कंप्लीट सिस्टम हो चुका है, विजातीय स्वर तक हम पहुंच चुके हैं। अब अगली क्लास जो है, अब हम जो है आगे और जो है टॉपिक हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप जो है अच्छे से मेहनत करें और पूरी जी जान लगाकर जो है अपनी जो है तैयारी को बेटर बनाएं। ये नहीं है कि आप हिंदी को ही पूरा टाइम दे रहे हैं, ऐसा ना करें। और या फिर आप ऐसा भी ना करें कि आप इंग्लिश को ही पूरा मतलब जीके को ही पूरा टाइम दे रहे हैं, मूल विधि में ही अड़े लगे पड़े, या फिर आप जीके में ही लगे पड़े। आप मैथ को भी पढ़ें, रीजनिंग को भी पढ़ें, और भी जितने सब्जेक्ट हैं सबको बराबर टाइम में जो है उसको कंपाइल करें। जैसे जो सब्जेक्ट ज़्यादा जो वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दें, कम वीक है और अच्छा चल रहा है उसको कम टाइम दें, रिवीजन करते रहें उसका। और सबसे बड़ी बात यही है कि मॉक टेस्ट लगाते रहें और अपनी तैयारी को बेटर बनाते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।